हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 5, जो है अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज। इससे पहले बच्चों हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, ऑलमोस्ट आपने कर लिए होंगे, है ना। अगर अभी फिर भी दिक्कत है, आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं बेझिझक। तो बच्चों, टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक, अवस्था के आधार पर विलयन ठीक है कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जो विलयन होते हैं बच्चों, सॉल्यूशन विलेय और विलायक से मिलके बना होता है। यदि बच्चों हमारे पास एक ही विलेय और एक ही विलायक है तो हमको जो ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें एक विलेय और एक विलायक। कभी कभी दो विलायक हो सकते हैं, एक विलायक विलायक दो विलेय हो सकते हैं। टर्सरी सॉल्यूशन बन सकता है, टेट्रा भी बन सकता है, पेंटा भी बन सकता है ना। तो हमने सिर्फ इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन करना है बच्चों। ठीक है, बाइनरी जो आपके पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन बच्चों जिसमें एक विलेय और एक विलायक होता है। तो इस टाइप से हम देखें बच्चों तो हमारे पास केवल 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं बच्चों। ठीक है, चाहो आप अलग अलग बना सकते हो। तो एक हमारे पास ठोस प्रकार के विलयन होते हैं, एक द्रव प्रकार के और एक गैस प्रकार के। ठोस प्रकार के 3 होते हैं, गैस प्रकार के भी 3 होते हैं और द्रव प्रकार के भी 3 होते हैं। तो हम इनके एग्जाम्पल समझते हैं। कभी कभी इनसे कंपटीशन में भी यहाँ पे भी एग्जाम्पल पूछ देता है कि किस तरह का ये विलयन है। ठीक, विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो फर्स्ट है बच्चों, ये मैंने 3 कॉलम बनाए, विलेय, विलायक और विलयन। ठीक है, और उनके उदाहरण। फर्स्ट है बच्चों, देखो अगर विलेय आपका ठोस है। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ देख लो, अवस्था का मतलब है बच्चों फेज। फेज होती है मतलब जैसे विलेय और विलायक आपका 2 कंपोनेंट है। ठीक, अब उन 2 कंपोनेंट में से विलयन की फेज क्या है? ठीक है, मतलब एग्जाम्पल समझो, सपोज मैंने चीनी को मिलाया और पानी को मिलाया, तो पानी क्या है? द्रव। चीनी क्या है? सॉलिड। विलयन कैसा बना? द्रव। ठीक है, तो फेज के अकॉर्डिंग मतलब इसका मतलब ये है कि जो विलायक की फेज होती है, ठीक है, विलयन उसी प्रकार का होता है। मतलब जो विलायक की अवस्था होगी विलयन भी उसी प्रकार का। अगर विलायक होगा ठोस तो विलयन भी होगा ठोस। विलायक होगा द्रव तो विलयन भी होगा द्रव। विलायक होगा गैस तो विलयन भी होगा गैस। फेज का मतलब ये है बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विलेय है ठोस, विलायक क्या है? ठोस। तो विलयन क्या होना? इसके अकॉर्डिंग, फेज के अकॉर्डिंग चलेगा, तो विलयन क्या होगा? ठोस। ये एग्जाम्पल आप घरों में यूज होते हैं। ठीक, जो कांच से बर्तन होते हैं, ठीक, या ब्रांस जिसको कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है बच्चों। दूसरा प्रकार देखो बच्चों, अगर विलेय द्रव है और विलायक क्या है? ठोस, तो विलयन हमेशा क्या होना है? ठोस ही होना है, क्योंकि विलायक की फेज पे निर्भर करता है। जैसे मरकरी या क्लोरीन, इसको बोलते हैं अमलगम। ठीक है, मरकरी जब भी किसी के साथ मिक्सर बनाता है तो उसे अमलगम बोलते हैं बच्चों। सोडियम अमलगम भी बनता है। ठीक है, तो वो एक कैसा है, क्योंकि मरकरी आपका क्या है? द्रव, और सॉलिड फॉर्म में आपके पास क्लोराइड आयन है। ठीक है, अगला है बच्चों गैस, और विलायक क्या है? ठोस। तो विलयन क्या होना है? ठोस। जैसे H2 गैस है, पैलेडियम ठोस है। ठीक है, एक अधिशोषण की घटना है बच्चों, जिस अवशोषण होता है। ठीक है, पैलेडियम पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है। आपने थोड़ा बहुत 11वीं में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक, तो चौथा है बच्चों, अब देखो, अब विलेय चेंज हो गया, क्या हो गया फिर? ठोस। विलायक क्या है? चेंज हो गया द्रव। ठोस से क्या हो गया? द्रव। तो विलयन क्या होगा? द्रव। जैसे बच्चों चीनी और पानी का घोल। ठीक है, पानी विलायक है तो द्रव है, तो जो विलायक पानी, पानी के जैसे क्या होता है? विलयन। चीनी और पानी का घोल कैसे होता है? पानी के जैसे, तो द्रव। ठीक है, अगला क्या हो गया? पांचों, द्रव और द्रव। तो विलयन क्या होगा? द्रव। जैसे इथेनॉल और वाटर, एल्कोहल और वाटर का मिश्रण कैसा है? ये आपका द्रव द्रव का मिश्रण है। गैस और द्रव, गैस और द्रव का मिश्रण आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो। कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो उससे आवाज़ निकलती है स्स करके बाहर, है ना, वो CO2 गैस निकलती है। तो वो कैसा मिक्सचर है? ठीक है, CO2 प्लस वाटर का। अगला है बच्चों ठोस, विलेय ठोस है और विलायक क्या है? गैस। तो विलयन क्या होगा? गैस। कपूर बच्चों, जो कपूर होता है घर में, आप जो पूजा में यूज़ करते हो कपूर, वही नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में जलता है बच्चों। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। द्रव, विलेय और विलायक गैस। तो विलयन क्या होगा? गैस। ये द्रव विलायक, आपने में देखते हो बरसात के टाइम पे आर्द्रता,
ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में आदत होती है, नमी होती है, ठीक। वो कैसा है, गैस और द्रव का मिक्सचर। अगला गैस विलेय और गैस विलायक, तो गैस वायु, अरे वायु में हमारे लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन थोड़ा ना, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है ना, मिक्सचर है, ठीक। तो हम बच्चों अब, क्योंकि हमने यहाँ इस चैप्टर में केवल 2 ही प्रकार के पढ़ने, ठोस और द्रव का जो सॉल्यूशन होगा, ठोस को अगर द्रव में घोलेंगे तो उसका जो विलयन होगा उसका अध्ययन करना है, और गैस को द्रव में घोलना है उसका अध्ययन करेंगे बच्चों पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो ठोस की द्रव में विलीयता क्या है। तो ठोस की द्रव में विलीयता से पहले आप कुछ टर्म समझ लें बच्चा। एक आती है विलीयता, सॉल्युबिलिटी, बहुत बार आपने सुना होगा सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी बच्चों क्या है, सॉल्युबिलिटी आप 1 गिलास पानी है, आप उसमें चीनी मिलाते जाएं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है कि मतलब विलेय की अधिकतम मात्रा जो आसानी से क्या करे, विलायक में घोली जा सके। जितनी मात्रा हम 1 गिलास पानी में चीनी घोल सकते हैं, वही बच्चों सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। जब आप और अधिक मात्रा में नहीं घोल सकते तो बच्चों आपको पता है, अगर हम नहीं घुलेगी चीनी तो नीचे बैठ में पीपीटी के रूप में हमको प्राप्त होने बैठ जाएगी, पर्सिपिटेट, अवक्षेपण होने बैठ जाएगा, ठीक है। तो ठोस के द्रव में कौन कौन सी टर्म है, हमको विलेयता हमने पढ़ ली, विलेयता हम जाने की अधिकतम मात्रा में विलेय को जिस हम विलायक में घोल सकते हैं। दूसरा है बच्चों इसमें टर्म, अब आपने क्या किया, दूसरा टर्म है, ठीक, ठोस। एक होता है बच्चों ठोस को द्रव में घोलना है, समान समान को घोलता है, समान समान को मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक। यहाँ पे मतलब बच्चों ये है कि मतलब सपोज दैट आपका जो ठोस है वो क्या है, आयनिक है, जैसे NaCl, ठीक है, Na प्लस और Cl नेगेटिव। आप इसको पानी में घोल रहे हो तो पानी भी क्या है बच्चों, ध्रुवीय है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये आसानी से घुल जाएगा। अगर दोनों चीज़ पोलर हैं, विलेय भी पोलर विलायक भी पोलर, तो आसानी से घुल जाएगा। या फिर ऐसा हो कि विलेय भी नॉन पोलर अध्रुवीय और विलायक भी अध्रुवीय हो, जैसे नेपथलीन। तो ये बच्चों कैसे घुलते हैं, बेंजीन नेपथलीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बताओ आपको 11वीं में पढ़ा है आपने कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। एंथ्रासीन भी लिख सकते हो बेंजीन के साथ, टॉल्यूइन के साथ जो हम मिक्सर बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ये कैसे अध्रुवीय, तो ये इसमें घुल जाते हैं, ठीक है। ध्रुवीय NaCl पानी, ठीक है। दूसरा बच्चों आपने विलेयता पढ़ी, तो विलेयता जब आप किसी ठोस को किसी द्रव में घोल रहे हैं बच्चों, तो आपको देखो कितने प्रकार के विलयन मिल सकते हैं। एक आपको मिलता है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन बच्चों वो उस विलयन को कहा जाता है, मैंने बोला 1 गिलास पानी लो, ठीक है, उस 1 गिलास पानी में चीनी क्या है आपका, विलेय, विलेय चीनी डालते रहो, ठीक। तो एक टाइम बच्चों ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जब चीनी घुलना बंद हो जाए तो वही विलयन है बच्चों संतृप्त विलयन। चाहे आप इसको परिभाषित कर सकते हो कि जब विलयन में और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता है तो उस विलयन को क्या बोलते हैं बच्चों, संतृप्त विलयन, बशर्ते वो समान ताप और दाब पर किया गया। मतलब आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें चीनी डालते गए, हिलाते गए, ठीक, कोई टेम्परेचर नहीं दिया, रूम टेम्परेचर पे आप करते रहे। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो और मात्रा में घोला जा सकता है, ठीक। ये सिर्फ समान ताप और दाब की कंडीशन में। एक होता हूँ बच्चों असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बच्चों, ठीक है। अनसैचुरेटेड ये है, सपोज दैट माना बात, आपको 4 रोटी की भूख है और आपको 1 ही रोटी मिली, ठीक है। आपको 4 रोटी की भूख है, आपको 1 ही रोटी मिली, तो कैसा हो गया, असंतृप्त। अरे अगर मैं आपको 3 रोटी और दूँ तो आप खा सकते हो ना उस चीज़ को, ठीक है, तो आप संतृप्त हो जाओगे। अगर आप 4 रोटी खा सकते हो तो तुम्हें 3 और खा सकते हो, तो इसका मतलब असंतृप्त क्या है, जब विलयन में जो विलेय की मात्रा है उसको कुछ और मात्रा में हम घोल सकें, ठीक है। मतलब आपका क्या है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, मतलब विलेय कम डाल रखा है, विलायक ज़्यादा है ना, और विलायक में अगर आप और विलेय डालोगे तो घोला जा सकता है ना, मतलब आप उसको कंसनट्रेट बना सकते हो। तो अगर विलयन में विलेय की और मात्रा को घोला जा सकता है तब जो हमें विलयन प्राप्त होता है उस विलयन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, असंतृप्त विलयन, ठीक है। एक होता है बच्चों अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अति संतृप्त विलयन बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जो आपका संतृप्त विलयन है बच्चों, इसी में अगर क्या करें आप, आपका संतृप्त हो गया विलयन पर आप उसमें और विलेय को घोल सकते हो, कैसे, टेम्परेचर बढ़ा के।
तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक है, तो और चीनी पानी में घुल सकती है ना। जैसे आप रसगुल्ले की चाशनी बनाते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं बच्चों अति संतृप्त विलयन। ठीक, इसी में एक टर्म और आता है घुलन प्रति, डिजोलेशन। डिजोलेशन क्या है? ठीक, जब बच्चों आप क्या करते हो, विलायक में क्या करते हो, विलय को घोलते जाते हो, घोलते जाते हो। तो बच्चों एक क्या होती है, जब पहले पानी में आपने चीनी डाली तो होता क्या है, धीरे 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 पानी में जो विलय चीनी है उसकी मात्रा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, मिठास उसकी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों, ठीक, जब वो क्या हो जाएगा, पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठने बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पर्सिपिटेट घुलन, डिजोलेशन। ठीक है, तो जब मतलब विलयन में क्या हो जाए, विलायक में विलय की सांद्रता बढ़ जाए उसको बोलते हैं उसका डिजोलेशन, घुलन प्रवृत्ति। ठीक है, और जब पीपीटी बैठने बच जाएगी बच्चों तो क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा जो रसगुल्ले की चाशनी होती है, अगर उसमें और मात्रा में मिलाते जाएं तो एक टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, वो इकट्ठा होकर क्रिस्टल फिर दोबारा से बनना बैठ जाएगा। मतलब जो आपने चीनी डाली थी वो कैसा क्रिस्टल मिलेगा फिर आपको, जैसे आपने देखा होगा मिश्री जो होती है उस तरह का क्रिस्टल आपको एक प्राप्त होने बैठ जाएगा। उसी को बोलते हैं बच्चों क्रिस्टलीकरण। ठीक है, जब विलयन में क्या होता है, जो विलय होते हैं संगठन मतलब टक्करें, जब उनमें आपस में क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या करेंगे, आपस में वो फिर इकट्ठे होने बैठ जाएंगे, मतलब पुनः ठोस में परिवर्तित होने बैठ जाएंगे। ठीक, उसी घटना को बच्चों क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला कारक है, देखो पहला कारक आपने देखा समान समान को घोलता है, आपने ये भी पढ़ लिया कि विलयता क्या होती है, विलयता फिर आपने बोला था कि संतृप्त विलयन होते हैं, असंतृप्त विलयन होते हैं और अति संतृप्त विलयन होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिजोलेशन होता है, और डिजोलेशन के बाद क्या होता है, उसमें क्रिस्टलीकरण होता है। ये सब ठोस के, क्योंकि ठोस आपको पानी में आसानी से घोल सकते हो। ठीक है, अगला प्रभाव तापमान का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है बच्चों। देखो अगर आप किसी को घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, विलायक में घोल रहे हैं किसी विलय को, तो अगर मान बात ए का पास क्या है, एक विलय है, सॉल्यूट है, और प्लस आप बी आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। अब अगर आप इसको घोल रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, सी, और प्लस आपको क्या मिल रही है बच्चों, हीट मिल रही है, डेल्टा से दिखाते हैं। अगर हीट मिल रही है अपने आप ही, आपने कुछ नहीं किया, आपने इनको मिलाया और हीट मिल रही है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई बच्चों, ये रिएक्शन हुई आपके पास एक्जोथर्मिक, जिसको हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया बच्चों। ठीक, तो हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती थी, एक होती थी उष्माक्षेपी, एक होती थी उष्माशोषी। जो बच्चों एक अगर हीट अपने आप निकल रही है, हमने कुछ नहीं किया, तो ये क्या हो रही है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि ये आपका विलय था, बी विलायक है, और आपका प्रोडक्ट बना सपोज डी, ये नहीं हो रहा है आपस में, तो आपने क्या किया, इधर से हीट किया इसको, तो मतलब आप इसको हीट दे रहे हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो बच्चों ये कैसी हुई, उष्माशोषी, जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती हैं। अब आप खुद सोचो बच्चों, एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें क्या हो रहा है, हीट अपने आप निकल रही है और आप उसको गर्म करोगे, और ठीक है, तो क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर नहीं करेंगे ना। आपने 11वीं में पढ़ा है ला सातले का प्रिंसिपल, ला सातले का प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि मतलब अगर आप जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध, आप यहाँ हीट निकल रही है और हीट दे रहे हो दोबारा से, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बच्चों, ये बैकवर्ड चली जाएगी। जो सी बन रहा था वो वापस टूट के ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बैकवर्ड बनेगा। तो जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों, अगर हम उसका ताप बढ़ाएंगे तो उनकी विलयता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, अब दूसरी है एंडोथर्मिक, अगर उष्माशोषी अभिक्रिया है। अब आप क्या करो, इसको हीट दे रहे हो, तो हीट दे रहे हो तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आप ये चाहते हो कि दोनों घुल जाएं आपस में, प्रोडक्ट बना दें, प्रोडक्ट या फिर सॉल्यूशन, जिसको आप यहाँ पे सॉल्यूशन बोल रहे हो, सॉल्यूशन बना दो। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों, उसमें शोषी होती है, अगर ताप बढ़ाओगे तो विलयता बढ़ती है बच्चों। मतलब सपोज दैट आप चूना है पानी में डालोगे, तो आपने देखा होगा जब पहले चूना आता था, अब तो क्या आता है, बुझा हुआ चूना आता है, जो आप बाल्टी लाते हो घरों में पुताई करने के लिए। पहले क्या आता था, थैली जो कट्टे में आता था चूना, उसको आप पानी में डालते थे, पानी खोलने बैठ जाता था अपने आप ही। तो बच्चों क्योंकि वो एक्जोथर्मिक का उदाहरण है। अब अगर उसको आप गर्म करते तब नहीं घुलता वो चूना उस पानी में, ठीक है, वो वापस अलग अलग हो जाता, चूना नीचे बैठ जाता, पानी अलग रह जाता। तो एक्जोथर्मिक का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है दाब का प्रभाव। अब आप बच्चों कुछ चीनी को आप पानी में घोलना चाह रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाना है,
क्योंकि जो चीनी है वो ठोस है, और ठोस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं आपस में, क्लोजली पैक होते हैं, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इनको प्रेशर लगा के आप इकट्ठे थोड़ा ना कर दोगे। नमक है, आप पे प्रेशर कितना लगा लो, आप उसे इकट्ठा कर पाओगे, क्योंकि वो पहले तो क्लोजली पैक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है उनके बीच में। तो यहाँ दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठोस का द्रव्य में घुलने के लिए। तो ये था बच्चों आपका पास ठोस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। भाई ये टॉपिक यहीं पे है। अब इसके बाद जो हमारे पास आगे आएगा अणुओं के गुणधर्म में, वहाँ हम विलय और विलायक के बारे में ही जानकारी करेंगे। ये आपको यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है, प्रेशर का क्या प्रभाव होता है, तो ये मैंने बता दिया। दूसरे प्रकार का जो हमारे पास विलयन है बच्चों, वो है गैस का, बच्चों गैस का द्रव्य में। ठीक है, गैस के द्रव्य में विलयता बच्चों। तो देखो आपने क्या करना है, आपका एक कंटेनर है बच्चों, और उस कंटेनर में आपने मतलब विलायक कुछ और है और गैस कोई और। मतलब ये समझ लो कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक जो है वो पानी है, और पानी में क्या मिलाई रहती है, CO2। तो CO2 कैसे मिलाओगे आप, इसमें कंटेनर है, अगर इसमें आप CO2 मिलाना चाहोगे अपने आप मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो आप क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे। तो हमें ये चेक करना है कि गैस की द्रव्य में विलयता के लिए कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कारक है बच्चों गैस की प्रकृति, मतलब हमने गैस को द्रव्य में घोलना है, ऐसा विलयन बनाना है। ठीक, तो फर्स्ट गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस क्या है बच्चों, फर्स्ट इसमें वही आएगा, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, या मतलब हम बोलें ध्रुवीय जो गैस होगी बच्चों वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगी। जैसे HCl क्या है, HCl पोलर गैस है, H+ आयन बनाती है, Cl- आयन गैस है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, गैस है, H2O में घुलेगी, क्योंकि H2O भी क्या होते हैं, पोलर होते हैं, तो इसमें घुल जाती है। जबकि जो आपका N2O2 और हाइड्रोजन गैस पानी में आसानी से नहीं घुलती, क्योंकि ये नॉन पोलर है बच्चों। अरे ये O डबल बॉन्ड O है, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन कहीं कहाँ आएगा पॉजिटिव, किसी पे पॉजिटिव आएगा नहीं, किसी पे नेगेटिव आएगा नहीं, तो पोलर कहाँ से हुई, पानी में कैसे घुलेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन भी उठ रहा होगा, है ना, कि पानी में तो ऑक्सीजन रहती है, मछलियाँ तभी जीवित रहती हैं। बच्चों घुलती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं घुलती जितनी हम लोगों को हो सकता है। अगर इतनी ऑक्सीजन होती पानी में तो हम पानी में रह लेते, तो हमें क्या दिक्कत थी, है ना, पानी में रह लेते आराम से। वो बहुत कम मात्रा में घुलनशील है, ताकि उस सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए, इनकी मछलियों के लिए ही पर्याप्त है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं। ठीक है, तो जितनी मतलब घुल सकती थी उतनी ही उनके लिए सफिशेंट है, हमारे लिए नहीं। तो ये बहुत कम घुलती है, क्योंकि ये नॉन पोलर है बच्चों, और पानी क्या है, पोलर, इसलिए नहीं घुलती। ठीक है, अगला प्रभाव बच्चों ताप का प्रभाव। अब आप गैस को घोल रहे हैं किसी पानी में, तो ताप का प्रभाव आपके दिमाग में आ रहा होगा, गैस को मैं लिक्विड में घोलूँगा क्या विलयन बनाऊंगा। बच्चों जब गैस को लिक्विड में पानी के साथ घोलते हैं तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, यहाँ हीट निकलती है। देखो आप खुद सोच दिमाग में, गैस का मॉलिक्यूल जाना चाहिए कहाँ, ये कंटेनर है और ये पानी है, और आपका गैस का मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल यहाँ कब जाएगा, जब ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, फेंकेगा बाहर। एनर्जी कम होगी तभी तो नीचे आएगा बच्चों। अरे अगर ये एनर्जी होगी तो और दूर भागेगा, अगर इसको एनर्जी देंगे हम, ये तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो बहुत दूर चले जाएगा। जब ये एनर्जी को बाहर फेंकेगा, अपनी बाहर फेंकेगा, तभी ये पानी में जाएगा, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बच्चों, तो आपको सोचा, अभी मैंने ठोस में पढ़ाया था ऊपर, कि अगर ऊष्माक्षेपी है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया है, तो ऐसी अभिक्रिया में अगर ताप बढ़ाएंगे बच्चों तो विलयता गैस की घटेगी। तो हमें टेम्परेचर कम ही रखना है, ताप कम रखेंगे तो आसानी से घुल जाएगी। ठीक है, अगर हम उसे घोलना चाह रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन के लिए अगर बच्चों कभी पूछा जाता है, अब देखो इसमें कोई ये नहीं है कि अब किताब में तो इतना ही लिखा हुआ है कि ताप बढ़ाने पर विलयता घटती। अब क्योंकि जो टॉपिक है इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ भी रखी हैं, आप जानते हो। ऐसी अभिक्रिया के लिए अगर जो एक्जोथर्मिक होती है, डेल्टा H क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन बच्चों, ये आपने 11वीं में पढ़ा है, नेगेटिव होता है। अगर इस अभिक्रिया के लिए जो हीट निकल रही है, डेल्टा क्या है, नेगेटिव। और अगर मैं एंट्रोपी की बात करूँ इस अभिक्रिया के लिए, तो एंट्रोपी क्या होगी बच्चों, एंट्रोपी भी नेगेटिव होगी। खुद सोचो, ये हीट को निकाल रहा है बाहर। अरे गैस के मॉलिक्यूल स्वतंत्र हैं, कहीं भी घूम सकते थे। ठीक है, लेकिन हीट निकाल के वो कहाँ आ रहे हैं, पानी में आ रहे हैं, हीट को बाहर निकाल के पानी में आ रहे हैं, तो उसकी एंट्रोपी तो भंग हो रही है ना। अगर एंट्रोपी भंग हो रही है, एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस, फ्रीडमनेस, स्वतंत्र है। एग्जाम्पल समझे, मतलब आप कहाँ रहते हो, नियर में रहते हो, है ना,
तो नीर के ऊपर बादल छाए हुए हैं, है ना, नीर के ऊपर बादल छाए हुए, तो बादल तो कहीं भी जा सकते हैं। अरे बादल में क्या है, पानी, और पानी तो, वो बादल तो कहीं भी जा सकते, फ्री है वो। लेकिन हुआ क्या कि वो बादल क्या हो गए, वहीं बरस गए। बादल का बरसना, जो वर्षा होना, वो स्वतंत्रता, बादल की जो स्वतंत्र है, बादल क्या है, एक गैस का गोला टाइप का है, ठीक। ओके, उससे क्या हो रहा है, बारिश का निकलना, वो क्या हो रही है, उसकी स्वतंत्रता भंग हो रही है, रैंडमनेस उसकी समाप्त हो रही है, इसलिए एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, नेगेटिव। अब एंट्रोपी नेगेटिव, आपने खुद सोचा होगा, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये डेल्टा एच है, डेल्टा जी बराबर थर्मोडायनेमिक्स में बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब बच्चों डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, तो मैंने रख दिया डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, प्लस टी डेल्टा, अब देखो माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या है इसके लिए, नेगेटिव। अगर मैं इसको नेगेटिव रखूँ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ, पॉजिटिव, तो ये टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप खुद सोचो, हमको क्या चाहिए कि जो हम गैस घोल रहे हैं द्रव में, ये अपने आप हो जाए, अगर हम कराना चाह रहे हैं तो हो जाए। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। अभी डेल्टा जी नेगेटिव कैसे आएगी क्वेश्चन, अगर बच्चों डेल्टा एस अगर आपका नेगेटिव है, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा एस इसका गुणांक बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव वाला प्लस आ जाएगा, नेगेटिव वाला कम आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, जो हम नहीं चाहते, हमारे लिए तो क्या चाहिए, अब स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाना चाहिए प्रक्रम, ठीक है, स्वतः स्वयं अपने आप हो जाए, मतलब अगर हम कराना चाह रहे हैं तो हो जाए, तो डेल्टा जी हमें चाहिए नेगेटिव। तो बच्चों अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसका गुणनफल कम आएगा, कम आएगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव। तो ये सिंपल ट्रिक है, ये थर्मोडायनेमिक्स से आया है, थर्मोडायनेमिक्स जो हमने 11वीं में पढ़ा। अगर टेम्परेचर कम रखोगे बच्चों, ठीक है, अगर अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कम रखोगे, तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लेक्चर नंबर 6 में दाब का प्रभाव पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम हेनरी के नियम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ बच्चों। तो थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, और जहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो रहा है आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको हर जगह हर चीज़ की प्रॉब्लम बता दूंगा, जहाँ पे आपको मतलब थोड़ा ये लग रहा है। पर बच्चों आपने पढ़ना है, देखो नोट्स आपको मिल रखे हैं, आप इनको फेयर में उतारें, प्रैक्टिस करें एक एक दो, ठीक है। कुछ नहीं है, ये सिर्फ हलवा टॉपिक है ना, हलवा बहुत आसानी से बनता है ना, तो हलवा टॉपिक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का खेल है, इतना टफ नहीं। इंटर की फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान है बच्चों 11 की तुलना में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।